हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एम लक्ष्मीकांत। इसकी हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी। जो एम लक्ष्मीकांत है वो पॉलिटी से रिलेटेड बुक है जो मोस्टली सभी एग्जाम्स में यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि पॉलिटी है क्या और किस चीज़ से ये रिलेटेड है। पॉलिटी बोलते हैं हम राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को जानने के लिए सबसे पहले हमें राज्य को जानना होगा। राज्य व्यवस्था को जानने के लिए हमें सबसे पहले राज्य को जानना होगा। जो हमारा राज्य है इसको हम चार भागों में डिवाइड कर लेंगे, या ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के निर्माण के लिए चार तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला तत्व है इसका भूभाग। फिर इसका जो दूसरा तत्व आता है वो आता है इसका जनसंख्या। और जो इसका तीसरा तत्व है जनसंख्या के बाद वो आता है सरकार, या शासन भी बोल सकते हैं। इसका जो चौथा तत्व है वो है शक्ति। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य का भूभाग। तो जो राज्य का भूभाग है उसमें क्या केवल जो जमीन है वो आती है? नहीं, राज्य के भूभाग में जमीन के साथ साथ इसका जो पर्यावरण क्षेत्र है यानी कि आसमान और जमीन दोनों आते हैं। उसके बाद आता है जनसंख्या। क्या किसी भी खाली भूभाग को हम राज्य की परिभाषा दे सकते हैं? नहीं। यदि कोई खाली भूभाग पड़ा हुआ है तो उसमें किसी जनसंख्या का रहना भी जरूरी है। अब फिर इसका तीसरा तत्व आता है सरकार। यदि जनसंख्या होगी तो इसको कैसे चलना है, इस पे कौन कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा, उस सब के लिए हमें जरूरत पड़ती है सरकार की। और जो सरकार होती है वो क्या करती है? शासन करती है। उसके बाद आता है कि जो सरकार है वो शासन करती है किस किस तरीके से करती है। तो उसमें सरकार को कुछ शक्तियां दी हुई हैं। उसके बाद जो सरकार है इसमें उसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, या ये कह सकते हैं कि सरकार के तीन अंग हैं। जो पहला हो गया हमारा विधायिका, जिसको हम लॉ मेकर भी बोल देते हैं, यानी कि जो कानून बनाती है। दूसरा इसका अंग होगा वो होगा कार्यपालिका, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव या लॉ इन्फोर्मेंस भी बोल देते हैं। यानी कि जो विधायिका है वो कानून बनाती है और जो कार्यपालिका है वो लॉ को इन्फोर्स कराती है। फिर इसका जो तीसरा अंक है वो है न्यायपालिका, जिसको इंग्लिश में हम जुडिशरी बोल देते हैं। और जो जुडिशरी है उसका काम आपको पता ही है कि न्याय दिलाना। इस तरीके से सरकार के तीन अंग हो जाएंगे: न्यायिक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद जो हमारा देश है उसमें किस प्रकार की सरकार है, ये किस प्रकार का वहां पर शासन चलता है। यदि हम भारत में शासन देखें तो किस तरीके का यहाँ शासन है। यहाँ पे शासन के दो प्रकार होते हैं किसी भी जगह। एक हम देख लेते हैं राजतंत्र, और दूसरा हम देख लेते हैं लोकतंत्र। तो जो हमारे देश में शासन चलता है वो है लोकतंत्र, यानी कि जनता का जनता द्वारा जनता हेतु शासन जो होता है वो लोकतंत्र कहलाता है। अब लोकतंत्र में भी दो प्रकार होते हैं। जो लोकतंत्र के प्रकार हैं वो भी दो हैं, देखते हैं कौन कौन से। एक होता है इसमें प्रत्यक्ष,
जिसको हम बोल देते हैं यानी कि डायरेक्ट रूल। और जो दूसरा होता है हमारा इसी में वो होता है अप्रत्यक्ष। जिसको बोल देते हैं हम इनडायरेक्ट। यानी कि जो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, वो सेल्फ मेड होता है, खुद के द्वारा बनाया हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो भी जनसंख्या है वो प्रस्ताव रखती है और जनसंग्रह होता है जिसके द्वारा वहाँ पे लोकतंत्र बनाया जाता है। वहीं भारत में जो भारत का लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है इलेक्शन। और जो शक्ति है उसको केवल समझा जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। तो ये तो हमारे जो प्राइमरी कैरेक्टर हैं, प्राथमिक कैरेक्टर हो गए हमारे राज्य के। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एम लक्ष्मीकांत है इसको किस तरीके से पढ़ना है, कितने भागों में विभाजित करके इसको पढ़ना है। जो ये हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक है, हम इसको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, एक तो हो जाएगा भाग इसका कंपनी का शासन। कंपनी शासन, और दूसरा इसमें हो जाएगा ताज का शासन या क्राउन का शासन। जो हमारा कंपनी का शासन चलेगा वो रहेगा 1773 से 1858 तक, और जो हमारा ताज का शासन होगा वो चलेगा 1858 से 1947 तक। इसके बाद इसके कुछ हाईलाइट हैं, जैसा कि इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी हुई है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो ब्रिटिश शासन का भारत के संविधान और इसकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय मामलों को विनियमित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा विभिन्न अधिनियम लाए गए थे, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार के संगठन और कामकाज के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। ये अधिनियम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाते हैं और इनका अध्ययन 2 प्रमुख बिंदुओं के तहत किया जा सकता है, जो कि बताए हैं, एक कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने उस कंपनी को चार्टर प्रदान किया भारत में व्यापार करने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि एक निजी कंपनी थी, उसकी स्थापना की गई 1600 ईस्वी में। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए एक चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने का जो है विशेष अधिकार दिया गया था। फिर 1765 में बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। उसके बाद दीवानी अधिकार से मतलब है जो राजस्व, यानी कि जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड थे मामले और नागरिक न्याय संबंधी, यानी कि सिविल जस्टिस से संबंधी जितने भी अधिकार थे वो कंपनी को दे दिए गए थे। इन अधिकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की। कंपनी के अधिकारियों ने भ्रष्ट गतिविधियों के लिए इन शक्ति का उपयोग किया। इस प्रकार जो ब्रिटिश सरकार ने एक कानूनी ढांचा निर्धारित करके भारत में कंपनी मामलों को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की। इसके बाद इसमें बहुत सारे अधिनियम दिए हुए हैं कंपनी के शासन में।
जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला तो हो गया इसका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद इसका सेकंड आता है सेटलमेंट एक्ट। फिर थर्ड इसका आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। फोर्थ है इसका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद इसका नेक्स्ट एक्ट है, इसमें टोटल 8 एक्ट थे। फिर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है सिक्स्थ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जिसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोल दिया जाता है। सेवेंथ इसका एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें एक पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक बिल आता है जिसको हम डूंडस बिल बोलते हैं। तो इस तरीके से टोटल ये हमारे 8 एक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ये लास्ट एक्ट आता है इसका 1853 का, इसके बाद एक म्यूटनी होती है जिसको हम सिपोही म्यूटनी के नाम से जानते हैं, जिसने भारत की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और उस म्यूटनी के बाद ही, उस सिपोही म्यूटनी के बाद ही यहाँ पर क्राउन का शासन होता है, जिसको हम बोल सकते हैं 1857 का सिपाही विद्रोह या सिपोही म्यूटनी। इस सिपोही म्यूटनी के बाद ही जो क्राउन है, ब्रिटिश सरकार जो थी वो पूरा शासन अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद जो हमारा क्राउन का शासन है उसको भी हमने 7 भागों में विभाजित किया हुआ है। इससे पहले देख लेते हैं जो सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह या जिसको सिपाही म्यूटनी बोल देते हैं वो क्या था। 1857 के विद्रोह या सैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का फैसला किया और जो गवर्नर, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश को हस्तांतरित कर दी, यानी कि उन्हें दे दी गई। यह भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किया गया, जिसे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ताज का शासन हुआ था 1858 से लेके 1947 तक, उसमें भी हम 7 अधिनियम देखेंगे, जिसमें पहला है भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
उसके बाद है 1909 का भारत उसके बाद है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कह देते हैं। इसके बाद आता है 1999 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी अधिनियम पर हमारा जो संविधान है वो मोस्टली इसी अधिनियम पर बेस्ड है। हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जहां पर जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम हर एक एक्ट को, यानी कि कंपनी के शासन से लेके क्राउन के शासन तक सभी एक्ट को वीडियो बाय वीडियो कवर करेंगे, और इसी तरीके से जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज होगी वो आगे चलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।